देखो अब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। AS 28 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, और इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है जो CA इंटरमीडिएट के कोर्स में है। उसके बाद हमारा और कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर्स में नहीं है। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट एक अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं है। बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस ये होता है कि हमारी बुक में बैलेंस शीट में कोई एसेट दिखाई दे रही है, मान लिया WDV डेप्रिशिएबल एसेट दिखाई दे रही है, उसकी WDV 50,000 है, मार्केट में उसकी वैल्यू 40,000 है, और हमें पता है वो 40,000 मतलब परमानेंट है, उससे कम ही होगी, आगे जाके बढ़ेगी नहीं। तो कायदे से देखा जाए तो हमने अपनी बैलेंस शीट में अपनी एसेट फालतू वैल्यू पे दिखा रखी है, 50,000 दिखा रखी है, मार्केट वैल्यू 40,000 है, 10,000 फालतू में जो दिखा रखा है असल में वो ऐसा लॉस है जो अभी तक हमने दिखाया नहीं, उसे इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 बताता है। इससे पहले कभी इस बारे में कोई बात नहीं करता था, बस क्या कहते थे, डेप्रिसिएशन लगाए जाओ। लेकिन अब ये बात करते हैं कि नहीं, डेप्रिसिएशन लगाना काफी नहीं है, आपको इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 जैसा हम देख पा रहे हैं ये 2004 में आया और ये मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है, आपको इसको लगाना ही है, ऐसा नहीं है कि आपका ऑप्शन। तो एंटरप्राइजेस, लेकिन ये किन के लिए मैंडेटरी है? एंटरप्राइजेस जिनकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बिजनेस में तो वो क्या इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में कैलकुलेशन। और ऐसी एंटरप्राइजेस जो ऐसी प्रोसेस में है कि उनके नए शेयर या इक्विटी शेयर या डिवेंचर या सिक्योरिटी इशू हो या लिस्टेड हो, तो वो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से पता चल जाएगा, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा अकाउंटिंग। इसके अलावा जिनके स्टॉक शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, या ऐसी एंटरप्राइजेस जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से? 1/4/2004 से। बाकी सब एंटरप्राइजेस के लिए ये 1/4/2005 से। इसका मतलब पहले कुछ लोगों पे अप्लाई करा गया, बाद में सब पे अप्लाई करा, आज की डेट में तो फिर सब पर ही अप्लाई हो गया। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है प्रोसीजर कि हमारी जो असेट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा वैल्यू पे ना दिखाई दे। रिकवरेबल का मतलब है कि हम उसे इस्तेमाल करके उससे कितना बेनिफिट लेने वाले हैं या बेचकर उससे कितना पैसा मिल सकता है, उसे हम रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। तो उससे ज्यादा वैल्यू पर आप ना दिखाएं। ये स्टैंडर्ड और हमें प्रिंसिपल बताता है रिवर्सल कैसे करा जाए, डिस्क्लोजर कैसे करी जाए, है ना। तो बैलेंस शीट डेट पर जब हम असेट को दिखाते हैं तो उसकी वैल्यू असेस करी जाए ताकि मालूम चले कि उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं हुआ है। अगर कोई इंडिकेशन आता है कि भैया कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ है तो इन्हें रिकवरेबल अमाउंट का पता लगाकर इंपेयरमेंट लॉस को P&L अकाउंट में हाथों हाथ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी एसेट पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्री पर AS2 अप्लाई होता है, और इंपेयरमेंट लॉस वहां पर भी कैलकुलेट होता है, क्योंकि हम बात करते हैं इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, और जो डिफरेंस होता है उसे P&L में डाल देते हैं, तो वो इंपेयरमेंट लॉस ही तो हुआ।
तो अलग से S2 पर नहीं लगेगा क्योंकि उस पर पहले से ये बात लागू है। AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके लिए अलग स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसलिए नहीं लग रहा है। इन्वेस्टमेंट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पर बात होती है करंट इन्वेस्टमेंट पर, तो वही है कॉस्ट ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है जो भी कम है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिखते हैं परमानेंट वैल्यू कम हो रही है तो उसे भी हम करते हैं, वरना नहीं। तो ये बात वहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में अप्लाई हो जाए। डिफर्ड टैक्स असेट पर इसलिए नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अलग से, उसके बारे में आप कहने लगे भैया एसेट तो वो भी होती है, तो इसलिए उसे भी बाहर कर दिया। There are chances that provision on account of impairment loss may increase sickness of companies and potential से कंपनी में actually become sick। ऐसा हो सकता है। सिक कंपनी किसे कहते हैं? सिक कंपनी वो होती है जिसका एक्यूमुलेटेड लॉस उनके कैपिटल से बढ़ गया है, या ये कहे जाए कि उनकी नेटवर्थ नेगेटिव में आ गई है और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है कि कंपनी आगे जाकर कुछ ऐसा काम करेगी जिससे सारे लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है, तो उसे सिक कंपनी बोलते हैं। पोटेंशियल सिक कंपनी जो होने की कगार पर। अब असेसमेंट कब करा जाए इंपेयरमेंट के लिए? तो एंटरप्राइजेस को हर बैलेंस शीट डेट पर चेक करना पड़ेगा क्या कोई इंडिकेशन है कि असेट इंपेयर हो गई है। अगर ऐसी इंडिकेशन लग रही है तो फिर इन्हें रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करनी पड़ेगी। एक असेट इंपेयर्ड तब होती है जब उसकी कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होती है। कैरिंग अमाउंट मतलब WTP मान लिया 50,000 है, रिकवरेबल अमाउंट जो मार्केट से मिलेंगे मान लिया 40,000, तो इनकी कैरिंग अमाउंट is more than recoverable amount, it means impairment loss is there, or you can say asset is impaired. The requirement use the term an asset. यहाँ क्या लिखा है? An asset is impaired when the carrying amount of asset exceed its recoverable amount, but apply equally to an individual asset or a cash generating unit। मतलब कलेक्टिवली अगर हमारी कोई एसेट है उस पर भी ये बात लागू हो जाती है। In assessing whether there is any indication that an asset may be impaired, an enterprise should consider as a minimum the following indication। तो वो क्या इंडिकेशन है जिससे हमें पता चले या हमें लगे कि इम्पेयरमेंट, तो वो इंडिकेशन क्या है? क्योंकि यहां पर लिखा है कि कंपनी को लगता है, इंडिकेशन है कि एसेट इम्पेयर्ड हुई है तो उन्हें करना है। तो ये कैसे लगेगा? रात को सपना आएगा कि भैया इम्पेयरमेंट हो गया? तो ऐसा नहीं है, इन्होंने बताया है कि क्या बातचीत है, क्या सिचुएशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या होगा कि आपको इंडिकेशन आए कि हाँ भाई एसेट इंपेयर्ड हो रही है। तो पहले है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बाहर से हमें कोई जानकारी मिल रही है। During the period an asset market value has declined significantly more than would be expected as a result of passage of time or normal loss, normal usage। अगर हमें असेट की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है, जो हमने सोचा था कि समय के साथ साथ वैल्यू डाउन होगी, उसके मुकाबले बहुत तेजी से जा रही है नीचे, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि असेट इंपेयर्ड हुई है। सिग्निफिकेंट चेंजेस with an adverse effect on the enterprises have been taken place during the year or will take place in the near future in technological, market, economic or legal environment in which enterprise operate or in the market to which an asset is dedicated। देखिए, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं
कि वो बहुत महंगे होते हैं जब आते हैं और उनकी कीमत बहुत तेजी से गिरती भी। तो पता चला हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, जो मशीन को यूज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये मशीन अब हमारे को काम नहीं, हमें एआई की मदद लेनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है या कुछ और, हमें लग रहा है कि उससे असेट, वो जो पुराने टाइप की एसेट है उसकी वैल्यू बहुत तेजी से कम होगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है। Market interest rates or other market rate of return on investment have increased during the period, and those increases are likely to affect the discount rate used in calculating assets value in use and decrease the asset recoverable materially। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम लीज अकाउंटिंग भी कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से, उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी वैल्यू आज या जो भी मिनिमम रेंटल है उसकी फेयर वैल्यू, मतलब जो हमें आगे जाकर फ्यूचर में अकाउंटिंग क्या होने वाली। आज आपने एक असेट खरीदी 50 लाख की, तो अभी हम क्या करते हैं, उसे 50 लाख में लिख देते हैं। लेकिन आगे की फ्यूचर की अकाउंटिंग कहती है नहीं, उसे 50 लाख में नहीं लिखेंगे। आप देखिए, आपने 50 लाख खर्च करे हैं, उसकी जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम क्या है। पता चला उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम 45 लाख। आज आपने खरीदी है 50 लाख, लेकिन जो भी उससे बेनिफिट मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम 45 लाख है। तो 5 लाख का लॉस हमें उसी समय बुक करना। तो ये फ्यूचर की अकाउंटिंग। तो ये भी यही कह रहे हैं कि मालिया मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हम डिस्काउंट करते हैं, जो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो डिस्काउंटिंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू डाउन हो जाती है। मतलब मान लिया मैं फॉर द चेंज 50 लाख रुपए की आपने एक एसेट खरीदी, उससे आपको 15 लाख रुपए 5 साल तक बेनिफिट मिलने वाले, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। मान लिया, इमेजिनरी कह रहा हूं मैं, मान लिया, मान क्या लिया, मैं 1 मिनट में कैलकुलेट ही कर लेता हूं। 1 2 3 4 5, तो 3.791 आ रहा है। तो इससे 56,86,180 रुपए का मुझे बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। जो बेनिफिट मिलेगा 75 लाख का, 15 लाख 5 साल 75 लाख, उसकी आज की वैल्यू मैंने निकाल ली 56,86,000। तो मैं 50 लाख पे इसको लिख लूंगा क्योंकि मुझे बेनिफिट तो ज्यादा ही मिल रहा है। लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, 1 साल बाद देखा महंगाई बढ़ गई, और ये जो 10% है, 10 की बजाय ये 14% हो गया, 15% हो गया। डिस्काउंटिंग रेट अगर मैं 15% कर दूंगा, मान लिया शुरुआत से ही 15% करूंगा, देखो सिग्निफिकेंटली वैल्यू काफी कम हो जाती। एक बटन गलत दब गया, काम हो गया। तो ये 50 लाख के आसपास ही आ रहा है 15% पर, और 20% हो जाता है तो ये 40 लाख 45 लाख। तो ये लिखा कि अगर हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डिस्काउंट रेट बढ़ने की वजह से असेट की जो वैल्यू इन यूज है, जो फ्यूचर का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो कम हो सकता है, जिस वजह से हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। मान लिया हमने 50 लाख पे लिख दिया और इसकी वैल्यू आ रही है 48 लाख सपोज, तो 48 लाख पे लिखना पड़ेगा। तो ये बात बता रखी है। Carrying amount of a net asset of the reporting enterprise is more than its market capitalization। अगर ज्यादा है तो भी हमें रिवर्सल भी करना होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ज्यादा है कम है, दोनों ही केस। इंटरनल सोर्सेज से कैसे पता चलेगा? हमें पता है, एविडेंस है कि हमारी असेट बेकार हो गई हमारे लिए, या तो वैसे बेकार हो गई या फिजिकली डैमेज हो गई है, सिग्निफिकेंटली चेंज आए हैं
एंटरप्राइजेस में, जिस वजह से हमें पता चल रहा है कि न्यू ईयर फ्यूचर में हम उतना यूज नहीं कर पाएंगे जितना हमने सोचा था, इसे जल्दी भेजना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की वजह से भी हमें इंटरनली पता चल पाएगा कि इस असेट में दिक्कत है। एविडेंस है कि परफॉर्मेंस वर्स्ट होने वाली है, जो सोचा है उसके। कहने का मतलब हमें अंदर से जानकारी ये बिजनेस में खुद यूज करते हुए कि ये एसेट हमारी वैल्यू कम है और बैलेंस शीट में वैल्यू ज्यादा दिखाई। इन एंटरप्राइजेस में आइडेंटिफाई अदर इंडिकेशन, जिससे ये पता चलता है कि ये असेट इम्पेयर हो रही है और भी हो सकता। एग्जाम्पल दैट indication that an asset may impaired because of the following: cash flow for acquiring the asset or subsequent cash needs for operating or maintaining it are that are significantly higher than originally budgeted. हमने सोचा था मशीन को चलाने में हर साल 10,000 का खर्चा आएगा, आ रहा 25,000। हालत खराब है। एक्चुअल नेट कैश फ्लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज वर्स देन बजटेड। हमने सोचा था हर साल 20,000 का प्रॉफिट होगा, हर महीना 20,000 का प्रॉफिट होगा, हो रहा है 8,000, 10,000। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन बजटेड नेट कैश फ्लो, प्रॉफिट इंक्रीज इन बजटेड लॉस, ऑपरेटिंग लॉसेस, और जो भी हमने बजट में बनाया था उसके हिसाब से कम नहीं। तो देखिए सब कुछ। अब हम क्या कह रहे हैं, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भैया हमें 15 लाख रुपए 5 साल तक मिलेंगे, पता चला 1 साल बाद 15 लाख की बजाय हमें 8 लाख मिले। तो हम तो सोच रहे थे 15 लाख मिलेंगे, मिली 8 लाख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी एसेट की वैल्यू कम है, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। The concept of materiality applies in identifying whether the recoverable amount is need to be estimated. Materiality बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी 50 करोड़ की एसेट है और पता चल रहा है कि 10,000 रुपए की कीमत कम हो रही है, तो क्या जरूरत है उसमें? मेटीरियल ही नहीं है। 50 करोड़ में 10-20,000, 50,000 क्या मैटर करता है? तो वो मेटीरियलिटी की बातचीत आएगी। क्या हमारी एसेट 50,000 की है और 50 रुपए की कीमत कम हो, इसलिए टेंशन नहीं। Note, if there is an indication that an asset may be impaired, this may indicate that remaining useful life depreciation method residual need to be reviewed and adjusted under accounting standard 10, even if no impairment loss is recognized for the asset। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बता रहे हैं? हमें लग रहा है यार कहीं इंडिकेशन है कि इम्पेयरमेंट लॉस है। अब इम्पेयरमेंट में हमें ये देखना पड़ेगा, हमने जो कैश फ्लो सोचे, रिमेनिंग लाइफ डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजों में भी गड़बड़ हो सकती है, तो उसको भी हमें एस्टिमेट री एस्टिमेट करना चाहिए। क्या स्क्रैप वैल्यू है, क्या लाइफ है, और उसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना चाहिए, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 उसके बाद बताता है। रिकवरेबल अमाउंट का मेजरमेंट कैसे करें? मतलब हमें पहले ये पता चल गया कि इंडिकेटर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकते हैं, इंटरनल सोर्स। पता चल गया इंडिकेशन है कि मे बी इम्पेयरमेंट इज देयर, ये पता चल गया। अब क्या करें? अब बुक वैल्यू तो पता है हमें, बैलेंस शीट में जो बुक कैरिंग अमाउंट है वो तो हमें पता है। हमें क्या पता लगाना है? रिकवरेबल अमाउंट। आज इस असेट से हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला, तो उसे क्या करेंगे हम? मेजरमेंट करेंगे। क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस। तो ये क्या है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो यू शुड नो व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ असेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज, दोनों में से जो भी ज्यादा। क्यों? मान लिया आज ये असेट 50,000 की बिक रही है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करके 60,000 का बेनिफिट लूंगा, मेरे लिए तो रिकवरेबल 60,000 ही है। लेकिन अगर मैं इससे बेनिफिट लूंगा 40,000, मान लिया फ्यूचर में यूज करके, लेकिन आज तो 50,000 की बिक रही है, भेज दो अगर आपको नहीं चाहिए तो इसका मतलब इसकी कीमत दोनों में से जो भी ज्यादा है। तो नेट क्या है? असेट्स नेट सेलिंग प्राइस। व्हाट इज नेट सेलिंग प्राइस? Net selling price is selling price minus necessary expenses to make sale possible.
ना, बिटवीन द नॉलेजेबल पर्सन्स ना आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो सब बातें हों तो वो हमारा नेट सेलिंग। तो हमें सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस करना। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल? कोई भी एसेट है उसे बेचने के लिए जो जरूरी चीज। अब मान लिया मेरी एसेट है, फैक्ट्री में रखी है, उसे बेचना है तो मुझे उसे मार्केट में लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ से मार्केट तक पहुंचाने में 5,000। और हो सकता है जिससे मेरी बात हुई है उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाना हो, उसका खर्चा भी मुझे करना पड़े, तो 2, 4, 5,000 हो रहा है, 5, 10। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड है, एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस। इसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं आएगी और इसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट वो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम एसेट को बेचते हैं तो उसमें टैक्स ट्रीटमेंट भी होता है, उसको हमें नहीं लेना है। द बेस्ट एविडेंस फॉर नेट सेलिंग प्राइस is a price in the bidding sales agreement for disposal of asset or similar। तो कहने का मतलब ये है कि जितने में हमारी नेट वैल्यू हमारी जेब में आएगी वही हमारी नेट सेल प्राइस होती है, और नेट सेल प्राइस के लिए रिकवरेबल अमाउंट के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस को तो लेस करना ही। नेट सेलिंग प्राइस अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो हम एक्टिव मार्केट देखेंगे, और अगर एक्टिव मार्केट है तो वहां से रेट पता चल जाएगा, और अगर कोई एक्टिव मार्केट नहीं है या कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम पता लगा लेंगे। ठीक है। वैल्यू इन यूज is the present value of estimated future cash flow expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of useful life। इसका मतलब present value of all future cash flow related to that asset is known as value in use, means present value of all future cash flow including annual cash flow plus scrap value at the end of the life, useful life। एस्टिमेटिंग द वैल्यू इन यूज। अब ये वैल्यू इन यूज का अंदाजा लगाना कैसे मुश्किल है, क्या करेंगे, एस्टिमेट करने पड़ेंगे फ्यूचर में कितना पैसा आएगा कितना जाएगा, और एंड में बेचने से कितना पैसा आएगा। एक तो कैश फ्लो का अंदाजा लगाना है और दूसरा हमें अप्लाई करना है डिस्काउंटिंग रेट। ये तो सारा आपने कैपिटल बजटिंग में कराई है, वही सारा काम। कैपिटल बजटिंग अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर रखा है तो उसमें एनपीवी निकालने के लिए जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज करते हैं उसी के बारे में। कैरिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट में वैल्यू है डेप्रिसिएशन और पुराना कोई इंपेयरमेंट लॉस लिखने के बाद जो वैल्यू है उसे हम कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होता है जो हम उसकी यूजफुल लाइफ में हर साल लगा रहे हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? देखो मान लिया 10 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है तो 9 लाख रुपए उसकी लाइफ में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। जो पूरी लाइफ में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एसेट का उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट विच इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ का मतलब है जितने समय हम यूज करेंगे टाइम में या जितना आउटपुट हम करेंगे। ये कई बार हम यही पढ़ चुके यूजफुल लाइफ के बारे में। नोट नंबर 1, if there is no reason to believe that asset value is use materially exceeds its net selling price, the assets recoverable amount may be taken to its net price। जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आपकी एसेट की जो वैल्यू इन यूज है वो नेट सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तक ऐसा कोई आपके पास प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है, तो हम एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो इसका नेट सेलिंग। दिस विल ऑफन बी द केस फॉर एन एसेट दैट इज हेल्ड फॉर डिस्पोज। जैसे हमने कोई एसेट रखी हुई है बेचने के लिए, बिकी नहीं है बेचने के लिए, तो उसके लिए भी। अदरवाइज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस वी टेक वैल्यू इन यूज ऑफ एसेट्स रिकवरेबल।
अगर किसी वजह से नेट सेलिंग प्राइस का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो जो उसका वैल्यू इन यूज है, मतलब फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू का सम को ही हम रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। नहीं तो हमें नेट सेलिंग प्राइस और जो है वैल्यू इन यूज विच एवर इज मोर लेना होता है ना, जो भी ज्यादा है। लेकिन अगर कुछ नहीं पता तो दोनों को सेम मान लो, जो भी पता कर लो। It is not always necessary to determine both an asset's net selling price and value in use. For example, if either of amount exceed asset's carrying amount, the asset is not impaired. भाई impairment loss का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू कम है, रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें आती हैं, वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस। मान लिया नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से कोई एक भी हमारी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं, तो दूसरा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, जो आराम से पता लगा है चल सकता। And it is not necessary to estimate the other amount. It may be possible to determine net selling price even if an asset is not traded in an active market. अगर कोई एक्टिव मार्केट है ही नहीं, फिर उसका नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालें? तो ये पॉसिबल कई बार नहीं होता क्योंकि कोई है ही नहीं उसे खरीदने बेचने वाला, पुरानी एसेट है। तो उसके लिए हम अंदाजा लगा लेंगे वही, अगर हम इसे सच में दो अननोन लोगों के बीच में आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। Recoverable amount is determined for an individual asset unless the asset does not generate cash flow from continuing use that are largely independent of those from other asset or group of asset. If this is the case, recoverable amount is determined for the cash generating unit to which the asset belong. क्या रखा कि asset individual है, किसी और asset से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इंडिविजुअल एसेट के लिए वैल्यू इन यूज वगैरह और रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट कर लो। लेकिन अगर वो अकेली एसेट नहीं चलती है, उसके साथ ग्रुप ऑफ एसेट है, वो एक दूसरे से डिपेंड है, सब साथ में चलती है, तो उन सबको इकट्ठा लेकर के कैलकुलेट, ठीक है। बेसिस फॉर एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, अब हमने क्या कहा, जितना फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब फ्यूचर में कैश फ्लो कैसे पता चलेगा आपको, कितना आएगा कैसे पता चलेगा? ज्योतिषी के पास जाएंगे, बजट बनाएंगे, क्या करेंगे? तो लिखा कैश फ्लो प्रोजेक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट अप्रूव्ड बजटेड या फोरकास्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स। तो आपने जो नया फोरकास्ट किया है 5 साल का मैक्सिमम, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे। फाइनेंशियल बजट फोरकास्ट ओवर ए पीरियड लार्जर देन 5 ईयर may be used if management is confident that these projections are reliable and it can demonstrate its ability based on past experience to forecast cash flow accurately over the longer period. क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय होने का मतलब है कि अंदाजा सटीक ना होना। आप कहें जी 5 साल 6 साल 8 साल 10 12 15 साल तक क्या आएगा, बहुत लंबा, तो ज्यादातर तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें लिखा 5 साल तक का अंदाजा लगाइए मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा बिल्कुल प्रोजेक्ट करने के लिए प्रूफ देते हैं कि देखो हमने पिछले 10-15 सालों में भी हमेशा लंबा लंबा एस्टिमेट किया है जो बिल्कुल ठीक निकला, तो इसलिए इसको इस एसेट के लिए भी हमें चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज है तो ठीक है, उसे ले लिया जाए, ठीक है। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस until the end of the asset's useful life are estimated by extrapolating the cash flow projection based on the financial budget forecast using a growth rate for subsidy. तो हमें पता है फ्यूचर में नॉमिनल कैश फ्लो और रियल कैश फ्लो की बात है। आज अगर मुझे लग रहा है कि एक मशीन देगी, लेकिन टू इन्फ्लेशन सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तो 10 का 12,000 अपने आप हो जाएगा 11। तो वो ग्रोथ रेट भी हमें देखना, और सेल हर साल एक जैसी नहीं रहती, सेल बढ़ती भी है। दिस रेट इज स्टडी और डिक्लाइनिंग। दिस ग्रोथ रेट शुड नॉट एक्सीड द लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट फॉर द प्रोडक्ट्स industries or countries in which enterprise operate or for the market in which asset is used unless a higher rate can be justified. सपोज आप कह रहे हैं जी हमारा ग्रोथ रेट 10% है और हर चीज का ग्रोथ रेट 5-6% है, आप 10% नहीं लो भैया, 5-6 लो, until unless आप प्रूव करो नहीं 10% हमारा जस्टिफाइड।
मतलब एवरेज के हिसाब से चलिए, मार्केट एवरेज। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस should be based on reasonable and supportable assumptions that represent management best estimate a set of economic conditions that will exist over the remaining useful life ना। तो जो एक्सटर्नल एविडेंस है उसको ज्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि इंटरनली तो आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाहर का जो इंफॉर्मेशन आपके कंट्रोल में, उसको ज्यादा आपको मटेरियलिटी के तौर पर देखना, तवज्जो देनी। कंपोजिशन ऑफ एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो में आप क्या क्या लेने वाले हैं। तो इसमें प्रोजेक्शंस ऑफ नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ असेट, प्रोडक्शन ऑफ कैश आउटफ्लो दैट आर नेसेसरी टू इंकर टू जनरेट कैश फ्लो, द यूज ऑफ असेट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड और एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस टू असेट। तो जो पैसा आएगा फ्यूचर में उसका भी अंदाजा लगाओ, जो जाएगा उसका भी, क्योंकि जो नेट वैल्यू है वो देखनी। नेट कैश फ्लो जो आपके पास असेट को यूजफुल लाइफ के बाद बेचने से पैसा, या पैसा हो सकता है देना पड़ेगा तो, मान लिया आपकी कोई एसेट ऐसी हो गई उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो उसे हटाने के भी 10,000 रुपए का खर्चा, हमारी जेब में स्क्रैप वैल्यू आनी थी जा रही है, तो आ रही है या जा रही है कैश फ्लो, वो सब हमें ध्यान। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। When the carrying amount of an asset does not yet include all the cash outflow to be incurred before it is ready for use or sale, estimate of any further cash outflow that is expected to be incurred before the asset is ready for use or sale should be included। मतलब कहने का मतलब यह कोई चीज छूट गई है, कोई खर्चा छूट गया जो अभी आपने नहीं लिया, तो उसको ध्यान में रख लो। कैश इनफ्लो फ्रॉम असेट from continuing use that are largely independent of cash flow from the asset under review should not be included। कह रखा है कि ऐसा कोई कैश फ्लो जो इस असेट से रिलेटेड नहीं है उसे मत लो, सही बात है। कैश आउटफ्लो दैट रिलेट टू ऑब्लिगेशन दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इज लायबिलिटी टू बी एक्सक्लूडेड। ये कह रखा है अगर मान लिया आप कोई नई एसेट खरीद रहे हो और कोई पहले से कैश आउटफ्लो कोई लायबिलिटी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो उसको इस एसेट का मत मानिए आप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिखी है, इस नई एसेट को खरीदने से थोड़े ना लोन ले रहे हैं आप। फ्यूचर आउटफ्लो या इनफ्लो जो एक्सपेक्टेड टू अराइज बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब कहने का मतलब यह है जो इस एसेट से रिलेटेड कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं है उन्हें नहीं लेना। कोई फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आप, इस एसेट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी ऑफ एसेट एंड इट्स रिलेटेड सेविंग आउटफ्लो शुड बी एक्सक्लूडेड। जो खर्चा भी हुआ ही नहीं, फ्यूचर में हम कुछ कैपेसिटी बढ़ाएंगे या कुछ है, तो अभी मत लो उसको, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं उसका ना। एनी इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द अबव ना इनफ्लो लो ना आउटफ्लो लो ना। और एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो शुड नॉट इंक्लूड इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इनकम टैक्स रिसीट ऑफ पेमेंट, क्योंकि हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो निकालती कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फाइनेंस कॉस्ट होती ही है, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा अलग से मत लिखो, ना ही इनकम टैक्स। द एस्टिमेट ऑफ net cash flow upon disposal of assets should be the amount that an enterprise expect to obtain from the disposal of the asset in an arm's length transaction between knowledgeable willing parties prevailing at the date of estimate after deducting the estimate cost of disposal। ये तो ठीक है। When an enterprise become committed to restructuring, some assets are likely to be affected by this restructuring। Once the enterprise is committed to the restructuring, committed to the restructuring in determining value in use, estimate of future cash flow and outflow reflecting the cost saving and other benefit from restructuring based on the most recent budget, वो हमें देखना चाहिए। फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो के लिए AS 11 हमने पढ़ा था, उसका ध्यान रखना है, हिसाब से करेंगे। डिस्काउंट रेट क्या लिया जाए,
द डिस्काउंट रेट शुड बी प्री टैक्स रेट। टैक्स रेट, डिस्काउंट रेट एक आफ्टर टैक्स होता है, एक बिफोर टैक्स होता है। कह रहे हैं बिफोर टैक्स लीजिए, दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द असेट। द डिस्काउंट रेट शुड नॉट रिफ्लेक्ट रिस्क फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव बीन एडजस्टेड। अगर आपने रिस्क ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया तो डिस्काउंट में नहीं आना चाहिए। A rate that reflect current market assessment of time value of money and the risk specific to asset would require if they have to choose the investment that would generate cash flow of amount, timing, risk, etc. When an asset specific rate is not directly available, the enterprises use other bases to estimate the discount rate, such as incremental borrowing rate using capital asset pricing model. ये क्या कह रहे हैं? मान लिया आपने एक असेट खरीदनी है, उस असेट खरीदने के लिए लोन लेना है, लोन 15% पे मिल रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट रेट 15%। या CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से निकालिए। क्या होता है ये? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा ऑफ दिस बिजनेस। तो ये हमारा CAPM मॉडल कैपिटल बजटिंग, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पढ़ते हैं FM में, उसके बारे में बता रहा है। बेसिकली ये डिस्काउंटिंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। These rates are adjusted to reflect that market would assess the specific risk associated with the cash flow and exclude it that is not relevant. जनरली तो एक सिंगल यूज लेना, सिंगल रेट यूज करना चाहिए हमें असेट के लिए, इनफ्लो आउटफ्लो के लिए सेम, लेकिन फिर भी अगर कोई अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग डिस्काउंट रेट है तो वो यूज करे जा सकते। एज पर द टर्म्स ऑफ लोन हमारा शुरू के 4 साल तक का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर 12 है, तो ऐसा कुछ है तो हम मल्टीपल रेट भी यूज कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया सारी चीजें, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट ना, वैल्यू इन यूज, सब पता चल गया। तो अब हम क्या करें? रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। हम कैसे रिकॉग्नाइज करें और मेजर करें इम्पेयरमेंट लॉस? केस नंबर 1, if recoverable amount of asset more than carrying amount, we ignore the difference and asset is carried on the same. क्या लॉस है? इम्पेयरमेंट लॉस। हमारी कैरिंग अमाउंट 10,000 है, रिकवरेबल अमाउंट 12,000 है। क्या यहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है? हमें क्या करना? इग्नोर। As mentioned above, there is an indication that an asset may be impaired. This may indicate that remaining useful life, depreciation method or residual value should be need to be reviewed and adjusted under the accounting standard 10 even if there is no impairment loss. अगर हमें कोई इंडिकेशन आया, हमने देखा इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, फिर भी रिव्यू करो, डेप्रिसिएशन मेथड, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ, सब कुछ। केस नंबर 2, when the recoverable amount is less than carrying amount, this difference term as impairment. हमारी रिकवरेबल अमाउंट 10,000 है, कैरिंग अमाउंट 12,000 है, तो 2,000 का क्या है? हमें इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और नई वैल्यू पे असेट को दिखाना, ठीक है? इफ असेट आर कैरिड आउट एट रीवैल्यूड फिगर, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ा था। अब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, हर साल रिवैल्यूएशन करें असेट का। तो लिखा है अगर असेट रिवैल्यूड फिगर पर है ना, और रिवैल्यूड पे है, देन द इम्पेयरमेंट लॉस इक्विवेलेंट टू सरप्लस इज एडजस्टेड विद इट एंड द बैलेंस इज चार्ज टू P&L। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मान लिया आपने पहले रिवैल्यूएशन करा, तो हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन बढ़ाते हैं तो क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व। याद करो, मान लिया असेट 40,000 की थी, हमने 50,000 पे रिवैल्यूएशन करा और 10,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बना दिया।
अब मान लिया इसकी रिकवरेबल अमाउंट 46,000 है, तो आपको 4,000 रुपए इससे सेट ऑफ कर लेने चाहिए, पीएनएल में कुछ नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर ये 46 की बजाय 36,000, तो 14,000 का लॉस है, 10,000 यहाँ से सेट ऑफ कर लो, 4,000 पीएनएल में, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो बाकी बचे हुए साल है उसमें न्यू वैल्यू पर लगाना है, बची हुई नई वैल्यू। केस नंबर 3, when the amount estimate for an impairment loss is greater than the carrying amount of asset to which it relates, an enterprise should recognize a liability if and only if there is required by another। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपकी इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो आपको उल्टा पैसे देने पड़ेंगे, एसेट से मिलने की बजाय देने पड़ेंगे। तो और सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए हमें उसे लायबिलिटी में तभी दिखाना है जब और अकाउंट है। आइडेंटिफिकेशन बार बार यूज आ रहा था वर्ड कि अगर वो असेट ऐसी यूनिट से रिलेटेड है जहां पर कंबाइन हमारी आ रही है कैश, तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट का एक पार्ट होगी। व्हाट इज कैश जनरेटिंग यूनिट? A cash generating unit is the smallest identifiable group of assets that generate cash flow from continuing use that are largely independent of the cash flow from other group of assets। एक ग्रुप ऑफ एसेट है, 5 एसेट है, उन सबको जोड़कर वो एक साथ चलती हैं, तो वो एक हम कैश जनरेटिंग यूनिट बोल देंगे। इफ देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन एसेट में बी इम्पेयर्ड, तो ऐसी सिचुएशन में रिकवरेबल अमाउंट हमें इंडिविजुअल एसेट की निकालनी चाहिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल एसेट की निकालना, क्योंकि वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट को बिलोंग करती है, तो पूरी यूनिट को हम देख लेंगे और उसके हिसाब से पता लगा लेंगे। If recoverable amount cannot be determined for an individual asset, an enterprise identify the lowest aggregation of asset that generating largely independent cash inflow from continuing use. Even part or all of the output produced by asset or a group of asset is used by other unit of reporting enterprise. The asset or group of asset form a separate cash generating unit if the enterprise could sell this output in the active market। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मान लिया हमारी 3 एसेट है, इससे जो आउटपुट आता है वो हमारा बिजनेस का एक हिस्सा यूज करता है। अगर वो इसको यूज कर रहा है या इसे मार्केट में बेचा जा सकता है, तो इसका मतलब ये यूनिट कैश फ्लो जनरेट कर रही है, ये लिखा है। दिस इज बिकॉज द असेट और ग्रुप ऑफ असेट जो हमारा जनरेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है अदर असेट से, क्योंकि हम इसे इंडिपेंडेंट ही मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बिजनेस का दूसरा हिस्सा इसे यूज कर रहा है। ये हमारा आउटपुट है, सेल करा जा सकता है, दूसरा यूज कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें बता रखी है जो आपके मतलब की नहीं है, काफी डिटेल में बता रखी है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एक माइनिंग एंटरप्राइजेस है, ऑन से प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी। द प्राइवेट रेलवे could be sold only for scrap value, and the private railway does not generate cash flow from continuing use that are largely independent of the cash flow from other। It is not possible to estimate the recoverable amount of private railway because the value in the use of the private railway cannot be determined, and it is probably different from scrap value। Therefore, the enterprise estimate the recoverable amount of cash generating unit to which the private railway belongs, that is the mine। और अगर हम प्राइवेट रेलवे का पता लगा ही नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से कि क्या उसमें वैल्यू वगैरह आएगी, तो ये किसे बिलोंग करती है? माइन को। तो माइन को पूरा देखो एक साथ। A bus company provides service under contract with the municipality that requires minimum service on each of 5 separate routes। Asset devoted to each route and the cash flow from each route can be identified separately। One of the route operate at a significant loss। Since the enterprise does not have the option to curtail any one bus route, the lowest level of identifying cash inflow from continuing use that are largely independent of the cash flow from other
Group of asset is cash inflow by the 5 root together. 5 रूट का हमने एक म्यूनिसपैलिटी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें से एक पे लॉस चल रहा है, लेकिन वो जो एक पे लॉस चल रहा है हम उसे बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब काम या तो पांचों बंद होंगे या पांचों चलेंगे। तो ये एक ग्रुप है पांचों का। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर ईच रूट is the bus company as a whole. If an active market exists for output produced by asset or group of asset, this asset or group of asset should be identified as a separate cash generating unit. है ना? Recoverable amount and carrying amount of cash generating unit. अब cash generating unit क्या है ये तो हमने पता लगा लिया। अब इसका recoverable amount और carrying amount कैसे निकलेगा? वैसे ही जैसे इंडिविजुअल asset का निकलना था। तो carrying amount should be determined consistently with the way the recoverable amount of the cash generating unit is determined. That is, carrying amount is the summation of carrying amount of all asset group. So जितनी भी asset है उन सबका total कर दो, है ना? This also include the liability only if that liability is necessary to be considered to determine the recovery amount. This may occur if the disposal of cash generating unit would require the buyer to take over the liability. मान लिया आपने कोई एसेट ले रखी है, उसकी लोन की पेमेंट अभी तक नहीं करी, जब उस एसेट को बेचोगे तो पहले लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी को भी आपको कंसीडर। इन दिस केस द नेट सेलिंग प्राइस द कैश जनरेटिंग यूनिट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर एसेट एंड लायबिलिटी टुगेदर लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। In order to perform a meaningful comparison between the carrying amount of cash generating units and recoverable amount, the carrying amount of the liability is deducted in determining both the cash generating units value and carrying amount. कहने का मतलब ये है आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक असेट के लिए जो हम करते हैं वो कैश जनरेटिंग यूनिट में मल्टीपल असेट आ गई, उन सबका टोटल मार। For practical reason, the recoverable amount of cash generating unit is sometimes determined after consideration of assets that are not part of the cash generating unit or liability that have already been recognized in the financial statement. In such a case, the carrying amount of cash generating unit increased by the carrying amount of those assets and decreased by the liability. क्या रखा कभी कभी ऐसा होता है उस यूनिट का कोई पार्ट नहीं है एसेट, लेकिन क्योंकि हम मजबूरी में उस सबको लेना पड़ेगा तो उसकी एसेट और लायबिलिटी भी ले लो। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी एक माइन में है इन ए कंट्री वेयर लीगली ये जरूरत है कि ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट ऑन कंप्लीशन ऑफ द माइनिंग ऑपरेशन। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरबर्डन व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर माइनिंग ऑपरेशन कमेंस। तो हमने कोई माइन पे काम करा तो जो माइन पर काम करने के लिए हमने दुनिया भर का रायता फैलाया उसे समेटना पड़ेगा, उसमें खर्चा भी करना पड़ेगा। A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed. ये क्या रखा, मान लिया जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहां कुछ था उसे हटाया आपने, तो वापस उसे वैसे ही बनाना पड़ेगा काम होने के बाद। The amount provided was recognized as a part of the cost of mine and is being depreciated over the useful life. और हमें लग रहा है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट इज 50 लाख खर्च करने पड़ेंगे हमें एग्रीमेंट काम होने के बाद, ठीक है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू है रिस्टोरेशन कॉस्ट। द एंटरप्राइज इज टेस्टिंग द माइन फॉर इम्पेयरमेंट, ये देख रहे हैं कहीं इम्पेयरमेंट लॉस तो नहीं। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर माइन इज ए माइन एज ए होल। द एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड वेरियस ऑफर टू बाय माइन एज ए प्राइस ऑफ 80 लाख। हमने मार्केट में पता करा चला तो 80 लाख में माइन बिक रही है। द प्राइस encompasses the fact that the buyer will take over the obligation to restore the overburden. इस 80 लाख रुपए हमें देगा, 50 लाख रुपए एंड में जो खर्च करने हैं वो भी करेगा। Disposal costs for mine are negligible. The value in the use is approximately 1 crore 20 lakh, excluding restoration cost, and carrying amount is 1 crore. तो बैलेंस शीट में कितने का है कैरिंग अमाउंट 1 करोड़, और जो वैल्यू इन यूज है माइन हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम, लेकिन इसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट नहीं है।
अगर रिस्टोरेशन कॉस्ट 50 लाख माइनस कर दें जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें लगभग हमारी जेब में 70 लाख रुपए और कैरिंग अमाउंट है 1 करोड़। लेकिन अगर हम इसका सेलिंग प्राइस देखें तो वो 80 लाख है। तो 70 लाख और 80 लाख जो भी ज्यादा है वो रिकवरेबल अमाउंट है, तो 80 लाख, और हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो 1 करोड़ है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो भी हमें दिखाई दे रहा है। द नेट सेलिंग प्राइस इज 80, अमाउंट रिस्टोरेशन को कंसीडर करने के बाद तो हमें कैश जनरेटिंग यूनिट का पता चला कि 70 लाख रुपए हमें वैसे देखना है ना। अच्छा, हमारा जो है कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, द कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट is 50 lakh, which is the carrying amount of the mine less the carrying amount of provision of restoration। हमारी जो बुक वैल्यू है वो क्या थी, कैरिंग अमाउंट माइन की 1 करोड़ है ना, और हमने एक लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बना रखा 50 लाख का, तो नेट वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 50 लाख। तो 50 लाख रुपए है हमारी, लेकिन ये क्या है, नेट कैरिंग अमाउंट ना, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है ना। रिकवरेबल अमाउंट है 70 लाख और 80 लाख, विच एवर इज हायर 80 लाख। तो हमें कोई जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि हमारा 50 लाख का ये लाइबिलिटी का भी प्रोविजन। गुडविल, गुडविल का क्या हिसाब है भाई, गुडविल डज नॉट जनरेट कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर असेट। अकेली गुडविल कुछ नहीं कर सकती, गुडविल और असेट के साथ मिलकर ही तो आपको कैश फ्लो दे पाएगी। तो हम इंडिविजुअली गुडविल की वैल्यू कभी भी नहीं निकालें। एज ए कॉन्सिक्वेंस, अगर हमें इंडिकेशन है कि हमारी गुडविल इम्पेयर्ड हो रही है, तो हमें पूरी कैश जनरेटिंग यूनिट की कैश फ्लो पता लगानी पड़ेगी, टू विच गुडविल बिलोंग्स। दिस अमाउंट कैन बी कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, है ना। इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, an enterprise apply the bottom up test only. If it is not possible to allocate goodwill on a reasonable and consistent basis, an enterprise apply both bottom up test or top down। तब हमें गुडविल को अकेले अलग से नहीं देख सकते, तो हमें कैश जनरेटिंग यूनिट लेना, किसी तरीके से अगर गुडविल की अलग से वैल्यू पता लगाई जा सकती है तो एक अलग बात। कॉर्पोरेट एसेट्स, कॉर्पोरेट एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो कैश फ्लो जनरेट इंडिपेंडेंटली नहीं करती, वो अदर एसेट के साथ मिलकर ही करती है। बिल्डिंग ऑफ ए हेडक्वार्टर और ए डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज, इन टेस्टिंग कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर इम्पेयरमेंट, एन एंटरप्राइज शुड आइडेंटिफाई all the corporate asset that relate to cash generating unit under review. For each identified corporate asset, if the carrying amount are allocated on a reasonable and consistent basis, तो ये बॉटम अप टेस्ट और बॉटम डाउन टेस्ट अगर आपके में कोर्स में है, अभी देखता हूं तो अलग से समझा देता हूं, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए, जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि इफ द कैरिंग अमाउंट of corporate asset can be allocated on a reasonable and consistent basis to the cash generating unit under review, an enterprise should apply the bottom up test only। अब यहाँ लिखा है एक टॉप डाउन अप्रोच होती है जो जनरल से स्पेसिफिक जाती है, और एक बॉटम अप होती है जो स्पेसिफिक से स्टार्ट होती है और जनरल की तरफ जाती है। एक्चुअल में क्या है,
जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे, EBIT 10,000, इसमें से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, ये 2,000 है, हम कहते हैं EBT आया 8,000, फिर हम कहते हैं टैक्स मान लिया 50% है, 4,000 आ गया, हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स है 4,000। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप डाउन चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जनरल से कोई स्पेसिफिक मैटर पर आ रहे हैं, हमें जो चाहिए EBIT में सारी चीजें हैं, हमें EBT चाहिए, EAT चाहिए। और बॉटम अप होता है कि हम स्पेसिफिक चीज से जनरल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक ग्रुप ऑफ असेट है, गुडविल में भी ये बात आ रही है, मान लिया इसके अंदर बहुत सारी एसेट है, तो जनरली इस ग्रुप की वैल्यू 50 है, तो अब 50 लाख में से हम सभी एसेट की वैल्यू घटाना शुरू करें, तो एंड में जो बची हुई वैल्यू होगी वो गुडविल की होगी। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन जा रहे हैं कि हम सबको हटाते हुए जा रहे हैं और वो जा रहे हैं। अब अगर हम एक गुडविल से सारी वैल्यू पता लगाना चाहते हैं, तो गुडविल लेकर स्पेसिफिक लेकर सब कुछ जोड़ेंगे, तो वो हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बॉटम अप की, बॉटम से ऊपर जा। तो यहाँ पर जब हम गुडविल के लिए बात कर रहे थे, गुडविल के लिए if goodwill can be allocated on a reasonable and consistent basis, an enterprise apply the bottom up test only, क्योंकि हमें गुडविल की वैल्यू पता है ना। तो जब हमें गुडविल की वैल्यू पता है, गुडविल पता चल गई, तो फिर हम गुडविल स्पेसिफिक वैल्यू पता चल गई, यहाँ से पूरे की निकाल सकते हैं बॉटम अप। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट गुडविल, गुडविल की वैल्यू पता ही नहीं है ना, तो हमें फिर क्या करना है, ये कह रहा है दोनों अप्रोच लगाओ, टॉप डाउन या बॉटम अप, जिससे भी हमें पता चल जाए गुडविल की। अब कॉर्पोरेट एसेट के लिए बता रखा है कि कॉर्पोरेट एसेट भी ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है, बल्कि वो भी ग्रुप में ही चलती। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि अगर कैरिंग अमाउंट कॉर्पोरेट एसेट हम पता लगा सकते हैं रीजनेबली, तो हमें केवल बॉटम अप टेस्ट करना है, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट एसेट की वैल्यू मालूम है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है, तो वही जैसे हमने गुडविल में लिखा, बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोचेस लगाने पड़े। Impairment loss for cash generating unit. The impairment loss should be allocated to reduce the carrying amount of the asset of the unit in the following order. अब देखो समस्या क्या है, ये ग्रुप ऑफ एसेट है ना, इन सबका टोटल बुक वैल्यू 50 लाख है, इन सबकी मार्केट वैल्यू 40 लाख। तो हमें ये पता चल गया 10 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस है। लेकिन अब ये 10 लाख रुपए का लॉस किस एसेट पे डालो, लॉस है ना, लेकिन लॉस तो ग्रुप ऑफ एसेट का है, एक एसेट का लॉस थोड़ी ना, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बता रखा है फर्स्ट टू गुडविल एलोकेटेड टू द कैश जनरेटिंग यूनिट। सबसे पहले अगर गुडविल है उसे खत्म करो, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। देन टू अदर एसेट ऑन प्रोराटा बेसिस, तो जो बाकी की एसेट है उनको रेशो में डाल दो। तो अगर हमारे को लॉस होता है और यहाँ पर मान लिया गुडविल 4 लाख है, तो गुडविल को पूरा खत्म करना, और अगर गुडविल 14 लाख है तो पूरा 10 लाख गुडविल में खत्म करना। समझ में आती है बात। These reduction in carrying should be treated as a impairment loss on individual asset. The carrying amount of asset should not be reduced below the highest of, लेकिन हमें क्या करना है, नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज और जीरो, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उससे कम में नहीं लाना है ना, क्योंकि देखो सब इंडिविजुअल एसेट सबकी वैल्यू को जोड़ करके ही तो लॉस आया है, इसका मतलब कोई ना कोई एसेट ऐसी है जिनकी वैल्यू कम हुई है। तो हमें नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, इन दोनों को हम देखते हैं तो ये होता है रिकवरेबल, है ना, या जीरो, मतलब नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से जो ज्यादा है वो लेनी है। The amount of impairment loss that would otherwise have been allocated to the asset should be allocated to the other asset on a pro rata basis. After the requirement of impairment loss have been applied, a liability should be recognized for
any remaining amount of impairment loss for cash generating unit if that is required by another accounting standard. वही जो हमने पहले एक बार बात करी. एक मशीन है, उसमें फिजिकल डैमेज हो गया, लेकिन वो मशीन अभी भी काम कर रही है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर रही है जितना अच्छा काम करती. The net selling price of machine is less than its carrying amount. The machine does not generate independent cash inflow. The smallest identifiable group of assets that include the machine and generate cash flow are largely independent from other. The their coverable amount of production line shows that the production line taken as a whole is not impaired. तो हमें पता चला कि जिस असेट जिस कैश यूनिट को बिलोंग करती है उन सब की वैल्यू बढ़ाकर तो ज्यादा आ रही है, लेकिन इस इंडिविजुअल असेट की वैल्यू कम है, तो हम इम्पेयरमेंट लॉस नहीं माने, क्योंकि पूरी जहां जिसको बिलोंग करती है उसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है. एग्जाम्पशन नंबर 1, बजट फोरकास्ट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट नो कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन. मतलब हमने ये सोचा कि मशीन रिप्लेसमेंट की कोई बातचीत नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन अलोन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, क्योंकि वो वैल्यू इन यूज में डिफर फ्रॉम इट्स सेलिंग प्राइस और कैन बी डिटरमाइन ओनली फॉर कैश जनरेटिंग यूनिट. हम अलग से तो उसका पता लगा ही नहीं पा रहे. द प्रोडक्शन लाइन इज नॉट इम्पेयर्ड, देयरफॉर नो इम्पेयरमेंट लॉस, है ना. एंटरप्राइज में नीड टू रीअसेस द डेप्रिशिएबल पीरियड. जिस असेट की हम बात कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन का मेथड और पीरियड हम री एस्टिमेट कर सकते हैं. Perhaps a shorter depreciation period or faster depreciation method will be required, क्योंकि ये मशीन थोड़ी खराब हो गई. तो इम्पेयरमेंट लॉस ना होकर के डेप्रिसिएशन की वैल्यू फ्यूचर की चेंज करी जा सकती है. इसमें अजम्पशन ये है कि मैनेजमेंट इस मशीन का इस्तेमाल अभी भी करना चाहता है. दूसरी अजम्पशन, बजट फोरकास्ट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट ए कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन एंड सेल इन द नियर फ्यूचर. कंपनी सोच रही है कि हम इस मशीन को बेच देंगे क्योंकि ये मशीन अब खराब हो चुकी. कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ मशीन अंटिल इट्स डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड टू बी नेग्लिजिबल. और जब बेचना है तो वो बहुत लंबा समय नहीं है, तो जो पैसा आएगा वो नेग्लिजिबल है, ज्यादा पैसा है नहीं. द मशीन वैल्यू इन यूज कैन बी एस्टिमेटेड टू बी क्लोज डाउन टू इट्स सेलिंग प्राइस. हम ये कह सकते हैं कि मशीन की वैल्यू सेलिंग प्राइस के आसपास है. Therefore, the recoverable amount of the machine can be determined, and no consideration is given to cash generating unit to which machine belong. क्योंकि हम मशीन बेचने के बारे में बात, मशीन कंटिन्यूअसली यूज होगी तभी वो कैश जनरेटिंग यूनिट का हिस्सा होगी, तभी हम उसको एज ए कलेक्टिवली कैश जनरेटिंग यूनिट का हिस्सा मानते हुए उस तरीके से करेंगे. उसे बेचने का ही मन बना लिया फिर तो अकेली हो गई ना, वो बेचेंगे तो अकेली. Since the machine net selling price is less than the carrying amount, तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए. कहने का मतलब यह है कि अगर हम मशीन को यूज करेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट आएगा कैश जनरेटिंग यूनिट वाला. अब हमने एक तरीके से इम्पेयरमेंट लॉस तो पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या उसको रिवर्सल भी करेंगे. आपने लॉस लिख दिया, अगले साल वैल्यू पता चला कि बढ़ गई, क्या करोगे. An enterprise should assess at each balance sheet date whether there is any indication that impairment loss recognized for an asset in prior accounting period may no longer exist or may have decreased. जो impairment loss हमने लिखा कहीं रिवर्स तो नहीं हो गया. If any such indication exists, the enterprise should estimate the recoverable amount of the asset. An impairment loss recognized prior period should be reversed if there has been change in the estimate of cash flow, cash outflow, or discount rate, or determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset should be increased to its recoverable amount. तो आपको asset की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. क्या मतलब है, आपकी एसेट की वैल्यू थी 50 लाख WTV,
आपने उसका रिकवरेबल अमाउंट 40 लाख लिखा और आपने 10 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस पिछले साल लिख दिया और अब हमारी एसेट की बुक वैल्यू 40 लाख दिखाई दे, ठीक है। 50 लाख थी, 10 लाख का लॉस डाल दिया और पिछले सालों में और उसे 40 लाख। अब इस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट 45 लाख है, तो ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ना। This increase is a reversal of impairment loss. Indication of potential decrease in impairment loss are merely mirror the indication of potential discussed above as a external and internal indicators. तो हमारा impairment loss reverse हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए इंडिकेटर देखेंगे। इंडिकेटर वही है जो impairment loss के लिए इंडिकेटर थे, वही इंडिकेटर impairment loss को रिवर्स करने के लिए भी देखे जाएंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटीरियलिटी यहां पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल एसेट के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 1, इम्पेयरमेंट लॉस वाज रिटर्न ऑफ टू पीएनएल एंड द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम द पीएनएल। अगर पुराना इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में गया था तो अब इम्पेयरमेंट रिवर्सल भी पीएनएल के क्रेडिट में मतलब इनकम साइड में जाएगा। केस नंबर 2, पिछली बार इम्पेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करा था, then reversal of impairment loss will be written back to reserve, means it will increase revaluation reserve। इसका क्या मतलब है? केस नंबर 1 का, आपकी पहले ओल्ड WDV 50 लाख थी, आपने पिछले साल में तो 40 लाख में वैल्यू करा, 10 लाख रुपए P&L में ट्रांसफर कर, ठीक है। अब आपको लग रहा है इसकी 42 लाख वैल्यू हो गई, 2 लाख P&L में इनकम माने। ये केस नंबर 1 क्या। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहा है कि हमने पहले हमारी जो असेट थी वो 30 लाख की थी, हमने उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व 20 लाख की बनाकर इसे 50 लाख में दिखा दी ना। ये थी बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू थी पिछले साल, ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। बुक वैल्यू हमने इसको रिकवरेबल अमाउंट पता चला हमें 40 लाख, तो 2 लाख रुपए क्या है इम्पेयरमेंट, लेकिन उसको हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर दिया। तो हमने एंट्री क्या बनाई, हमने 2 लाख रुपए एसेट की वैल्यू कम करी और रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम कर। अब हमें पता चला इसकी वैल्यू 49 लाख है, बुक वैल्यू अब क्या है 48 लाख, और अब हमने वापस से देखा रिकवरेबल अमाउंट कितना 49 लाख। तो 1 लाख रुपए इंक्रीज करना है ना, पिछला इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है, तो इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो, ये लिखा है। इफ इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हुआ था तो रिवर्सल भी रिजर्व में ही जाएगा जितना कि हमने उसको डाला था वहां पर ना, और अगर उससे ज्यादा P&L में ही जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, मान लिया हमारी एसेट 30 लाख की थी, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व 5 लाख बनाकर इसकी वैल्यू 35 लाख कर दी। अब हमने इसकी इम्पेयरमेंट लॉस जो आया वो 7 लाख आया, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट मान लिया 28 लाख, तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया 7 लाख। अब 7 लाख कैसे होगा, 5 लाख रिजर्व, 2 लाख कहां जाएगा। अब हमारी बुक वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 20 लाख ना, लिखा फिर से अब इसे इंक्रीज कर रहे हैं हम, रिवर्सल हो रहा है।
इम्पेयरमेंट लॉस का, तो उसके लिए क्या लिखा है? The reversal of impaired loss will be written back to the reserve to the extent it was adjusted. Any surplus will be recognized as revenue. तो लिखा है इंक्रीज जो हो रहा है अप टू 5 लाख, वो तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व ही क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर है तो पीएनएल बना. बट इन केस एनी इंक्रीज कैरिंग अमाउंट asset due to the reversal of impairment loss should not exceed the carrying amount that would have been determined had no impaired loss has loss been recognized for the asset in prior accounting period. This is mainly because further increase the value of revaluation is gone by the S10. वो क्या रखा है कि हम ऐसे ना करें कि इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करके उसकी ओरिजिनल वैल्यू से भी ज्यादा असेट को बढ़ा दें, ऐसा नहीं करें. और डेप्रिसिएशन फ्यूचर के वैल्यू पर इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू चेंज हो जाएगी. आफ्टर ए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन जो एडजस्टेड होगा फ्यूचर में वो चेंज हो जाएगा. और कैश जनरेटिंग यूनिट में भी अब पंगा आएगा. वाली कैश जनरेटिंग यूनिट में पहले हमने इम्पेयरमेंट लॉस डाला फिर रिवर्स करा. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर कैश जनरेटिंग यूनिट, तो क्या लिखा है? ए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर कैश जनरेटिंग यूनिट शुड बी एलोकेटेड टू इंक्रीज द अमाउंट इन फॉलोइंग ऑर्डर. हमने पहले वैल्यू किसकी कम करी थी? गुडविल की. तो अब वैल्यू पहले किसकी बढ़ाओगे? गुडविल. तो पहले आप गुडविल देखो, फर्स्ट असेट्स अदर देन गुडविल ऑन प्रो राटा बेसिस एंड देन टू एलोकेट गुडविल. अब ये क्या मतलब है? देखो, मान लिया 10 लाख रुपए कम हुए हैं, गुडविल के मान लिया 4 लाख कम कर दिए हमने, अदर एसेट के 3 लाख कम ना. अब हमने रिवर्स करा 2 लाख. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से. 2 लाख रिवर्स करा, ध्यान से सुनो. अब मान लो इसका मतलब ये तो कह सकते हो ये इम्पेयरमेंट लॉस 10 लाख की बजाय कितना था? जो अगर हमने यहां प्लस 3 लाख करा, इसका मतलब ये इम्पेयरमेंट लॉस 10 लाख की बजाय कितना था? अगर 7 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस पहले ही हुआ होता तो क्या करते? पहले गुडविल को खत्म करते. कितना? 4 लाख. और फिर तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन है क्या? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है ये, इसमें तो ये जो प्लस 3 लाख है ये हम इसमें डालेंगे ना, क्योंकि गुडविल की कीमत तो सबसे पहले कम होनी है, तो रिवर्स एंड में होगी. मेरे मुंह से निकल गया था पहले गुडविल, इससे पहले जब बता रहा था. तो आपको ध्यान रखना है, गुडविल बीइंग ए इंटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देती है, तो सबसे पहले उसे राइट ऑफ कर दिया, उसे बढ़ाओगे नहीं आप ऐसे. ठीक है, गुडविल को लास्ट में बढ़ाओ. In allocating a reversal of impairment loss for cash generating unit, the carrying amount of assets should not be increased above the lower of. तो ये क्या रखा है कि आप उसे एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ा दें, जितना उसे पैसा मिलना है या कैरिंग अमाउंट है उससे ज्यादा ना बढ़ा दें, कि वैल्यू रिवर्स करके बढ़ानी नहीं है, पुरानी वैल्यू तक ही आप मैक्सिमम ला सकते. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल. The statement does not permit an impairment loss to reversal for goodwill because of change in estimate. डिस्काउंट रेट वगैरह से चेंज हो रहा है तो आप गुडविल को ऐसे नहीं बढ़ा सकते. यहाँ लिखा ना, पहले तो ये करो बाद में कैसे बढ़ाओ गुडविल को, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, क्योंकि गुडविल बढ़ाने का मतलब हमारा इंटेंजिबल एसेट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इंटेंजिबल एसेट बीइंग ए गुडविल सेल्फ जनरेटेड या वैसे उसे दिखाओ नहीं, जब तक खरीदोगे नहीं उसको आप मत दिखाओ. तो उसके लिए स्पेशल बात करी है कि सब्सिक्वेंट ईयर में हम गुडविल को नहीं बढ़ाएंगे, अनलेस, केवल किस सिचुएशन में हम गुडविल को वापस बढ़ाएंगे? द इम्पेयरमेंट लॉस वाज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एक्सटर्नल इवेंट ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर एंड subsequent external event have occurred that reverse the. कहने का मतलब ये है, आप कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिस वजह से इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ. अब ये नहीं कह सकते अरे हमारा फ्यूचर के कैश फ्लो चेंज हो गए, हमारी अंदाजा चेंज हो गया,
या हमारा डिस्काउंट रेट चेंज हो गया, ये सब बातें नहीं चलेंगी, गुडविल को नहीं बढ़ा सकते, वो बहुत बड़ी बात होगी। इम्पेयरमेंट इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्या उनमें भी हम इम्पेयरमेंट लॉस करेंगे? तो जब हम वो पढ़ रहे थे अकाउंटिंग, तो वहां पर हमने देखा था कि जब उसके इम्पेयरमेंट लॉस की बातचीत की, वो हमारा E8 कवर। The approval and announcement of plan for discontinuance is an indication that the asset attributable to discontinuing operation may be impaired or that an impaired loss previously recognized should be increased or reversed. क्योंकि बिजनेस बंद करने का मतलब आप उसे बेचोगे, और बेचने पे क्या होगा? या तो नुकसान होगा या फायदा होगा। फायदा होगा तो पुराना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है, नुकसान और होगा तो पुराना इम्पेयरमेंट लॉस और बढ़ सकता है। In applying this statement to discontinuing operation, an enterprise determine whether the recoverable amount of an asset of discontinuing operation is assessed for individual asset or for the asset's cash generating unit. तो हमें देखना पड़ेगा इंडिविजुअली देखा या कैश जनरेटिंग यूनिट का। If the enterprise sell the discontinuing operation substantially in its entirely, हम इकट्ठा बिजनेस बेच रहे हैं डिसकंटिन्यू, टुकड़े करके एक एक असेट को नहीं बेच रहे। None of the asset of discontinuing operation cash flow independently from other asset within the discontinuing operation. Therefore, recoverable amount is determined for the discontinuing operation as a whole, and impairment loss, if any, allocated among the asset of discontinuing is in accordance with the state. तो क्या रखा है कि अगर हम पूरे बिजनेस को इकट्ठा बेचना चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअल असेट तो है नहीं, तो क्या करेंगे? हमने क्या सीखा? जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है पहले गुडविल, बाकी उनके रेशो में असेट में बांट देंगे। If the enterprise dispose of discontinuing operation in other ways such as piecemeal sale, एक एक asset को हम बेच रहे हैं, the recoverable amount is determined for individual asset unless the assets are sold in groups. तो हमने क्या पढ़ा था? जब कोई asset बेचना है तो एक एक asset बेच रहे हो तो recoverable amount का मैं तो उसे P&L में डाल दो अलग अलग asset का। If the enterprise abandon the discontinuing operation, the recoverable amount is determined for individual asset as set out in the state. After announcement of plan, negotiations with potential purchase of discontinuing operation or actual binding sale agreement may indicate that the asset of discontinuing operation may be further impaired or impairment loss have been decreased. ये सारी चीजें देखनी पड़े। डिस्क्लोजर, हर एक असेट के लिए हमें डिस्क्लोज करना है कि कितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, कितना P&L में ट्रांसफर किया है आपने। अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो पिछले सालों में हुआ था और इस साल रिवर्स हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस को सेट ऑफ किया है और रिवर्सल रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला है तो वो भी आपको बता। द इंफॉर्मेशन मे बी इंक्लूडेड इन ए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग। साल के शुरू में और अंत में जो एसेट की वैल्यू है, ये रिकॉन्सिलिएशन में आपको इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ेगा। अगर एंटरप्राइजेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 अप्लाई होता है जो सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, तो इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हर एक रिपोर्टेबल सेगमेंट में ना द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो P&L में गया है और रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हुआ है ना, या रिवर्सल जो भी हुआ है वो बताना। If an impairment loss for individual asset or cash generating unit is recognized or reversed during the period और वो मटेरियल है, तो इन्हें क्या बताना पड़ेगा? क्या इवेंट या सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपने इम्पेयरमेंट लॉस लिखा है या रिवर्स किया है? क्या अमाउंट है? इंडिविजुअल एसेट का क्या नेचर है और कौन से सेगमेंट को बिलोंग करती है? कैश जनरेटिंग यूनिट है तो उसके बारे में सारी डिटेल बतानी है। A17 के हिसाब से कौन सा सेगमेंट है उसका और कैसे कैसे उसको सेट ऑफ किया है। इफ एग्रीगेट ऑफ एसेट फॉर आइडेंटिफाइंग द कैश जनरेटिंग यूनिट हैज चेंज since the previously estimate, the enterprise should disclose the current and former way of aggregating asset. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
मान लिया पहले 10 असेट थी आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट में, बाद में कुछ माहौल या सिचुएशन बदली, अब 10 की बजाय 12 या 8 हो गई, तो उस वजह से भी इम्पेयरमेंट पे चेंज आएगा, तो वो भी बताना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट में आपने क्या लिया है, उसकी बुक वैल्यू ली है, उसकी मार्केट वैल्यू ली है, उसकी वैल्यू इन यूज ली है, वो सब बताना पड़ेगा ना। अगर रिकवरेबल अमाउंट सेलिंग प्राइस लिया आपने, नेट सेलिंग प्राइस है ना, तो वो कहाँ से आया, ये अगर वैल्यू इन यूज ली है तो वो कैसे आई, क्या डिस्काउंट रेट लगाया, कैसे कैसे निकाला, वो बताइए। अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस लिखा है या रिवर्स किया है और वो मटेरियल है, तो उसे बताइए कि उस मेन क्लासेस ऑफ असेट कौन कौन सी असेट इफेक्ट हुई हैं और क्या सरकमस्टेंसेस हैं कि आप इन सबको लिख रहे हैं, ये एजम्पशंस क्या हैं, सारी बातें। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और हमें कुछ एस्टिमेट बता रखे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड और डिस्काउंट रेट है 15%। हमें कैश फ्लो बता रखा है क्या होने वाला है अगले 5 साल में और 5 साल के अंत में क्या मिलेगा। हमने ये कब खरीदा था, पिछले साल, 8 साल की लाइफ सोची थी और इसका जो सेलिंग प्राइस आज की डेट में है वो बता रखा है। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो कैरिंग अमाउंट क्या, आपने क्या सोचा था, कितने में खरीदा था पिछले साल, 2020 में कितने का खरीदा था, ये 40,000 लाख रुपए का, और क्या सोचा था कि यूजफुल लाइफ क्या होगी 8 साल, और इसका रेजिडुअल वैल्यू 1000 है, तो रेजिडुअल वैल्यू 1000 है और 8 साल की लाइफ की थी, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो कितना आया एनुअल डेप्रिसिएशन, 40,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 8, 4875 एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। तो 1/1/20 को आपकी कॉस्ट है 30,000, इसमें से 31 दिसंबर को पहला डेप्रिसिएशन लगाया आपने 4875, तो WDV ये आ गई कब, 1/1/21 की, कितनी, लेकिन ये 31 दिसंबर की बात हो रही है, तो एक डेप्रिसिएशन और लगा 31 दिसंबर को, इसकी कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर को क्या आ रही है, कितनी, 30,250। तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2021 जो आ रही है हमारी, वो आ रही है 30,250। ठीक है, तो हमारे को 2 साल ही तो हुए हैं, इसमें कितने साल हुए हैं, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2021, और ये खरीदा था हमने 20 में ना, ये जो है डेट ऑफ परचेज बता रखी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन, ये जो है ना 20, ये है असल में इससे 1 साल नोट में लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, ये गलत डेट डली हुई है वहां पर, तो ये यहाँ पर ये कर दिया 1 साल और, तो 1 साल और मतलब एक तरीके से मैं वैसे लिख देता हूँ, 2019 में खरीदा, पहला जो डेप्रिसिएशन लगाया 19 में, ठीक है, और फिर जो वैल्यू आ गई मेरी 1/1/2020 को, फिर दूसरा डेप्रिसिएशन 2020 को, क्या आ गई मेरी वैल्यू 1/1/21 को,
फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 487, ये आ गई 31 दिसंबर, आ गई 25,000। ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, जो भी मेरे पास पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरे पास क्या क्या आएगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हर साल बाद क्या क्या आएगा कैश फ्लो? तो मेरे पास 4,000, 3,000, 3,000, 1,000 और 4,000 आएंगे और बेचने से 1,000 हो आएंगे, है ना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% है ना, 15%। तो 1 डिवाइड बाय 1.15 करिए, 0.87 और एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए, एक बार और इक्वल टू का बटन, 658, 572 और 496। ठीक है। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 3480, 4536, 3948, 4576 और नकल मार के बोलना बस, कितना? 2485, टोटल 19,025। ठीक है। तो वैल्यू इन यूज है 19,025। ठीक। तीसरी बात क्या पूछी है? रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? क्या होती है? नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, विच एवर इज। नेट सेलिंग प्राइस क्या बता रखा है इसका आज की डेट में? 20,000। वैल्यू इन यूज है 19,025। दोनों में से ज्यादा क्या है? 20,000 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा। डी क्या बोला है? इम्पेयरमेंट लॉस। तो क्या इम्पेयरमेंट लॉस है? तो हमारा कैरिंग अमाउंट 25,375 है और रिकवरेबल अमाउंट 20,000 है। तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 5,375 इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। नेक्स्ट रिवाइज कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है हमारी? 25,375 माइनस 5,375। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या हो गई? 20,000। डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? तो हमारा 20,000 रुपए। अब हमारे 5 साल बचे हैं ना, 8 साल थे, 8 साल में से हमारे 3 साल हो गए, तो बचे कितने? 5 साल। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1,000 है। तो अब बची हुई डेप्रीशिएबल अमाउंट हमें बचे हुए 5 साल में खत्म करनी। कितना आ रहा है? तो ये हमारा 3,800 आ जाएगा, जो बचे हुए हर साल में डेप्रीशिएशन लगेगा, इंक्लूडिंग दिस करंट ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड के पास एक प्लांट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ विच इज 100 lakhs ऑन 31st March, बैलेंस लाइफ इज 5 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 5 lakh और कैश फ्लो हमें बता रखी है आने वाले 5 साल। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज फॉर द प्लांट, डिस्काउंटेड 10% है। ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट। वो बात पहले वैल्यू इन यूज निकालें। वैल्यू इन यूज कैसे आती है? प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास ईयर, 1 साल बाद हमारे पास कैश फ्लो कितना आने वाला है? 50। 2 साल बाद 30, 3 साल बाद 30, 4 साल बाद 20, 5 साल बाद 20 प्लस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 5। ये रहा ना। तो 5 प्लस 20, 25। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से है ना,
10% के हिसाब से तो मुझे थोड़े याद है, 0.909, 0.751, 0.683, 0.621, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू, तो 50 इंटू 0.909 और 30 इंटू 0.826, 30 इंटू 0.751, 20 इंटू 0.683, ठीक है, तो 25 इंटू 0.621, 15.52, इन सब का टोटल करते हैं ना, तो क्या आ गया, चेक करना, 121.94, ठीक है। तो हमसे वैल्यू इन यूज आ गई। दूसरा पूछा है कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस विच एवरेज, क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, X Limited purchased a property, plant and equipment 4 years ago for 150 lakh and depreciate 10% straight line. At the end of the 4th year, it has revalued the asset at 75 lakh and written off the loss on revaluation to the P&L account. तो इन्होंने 150 लाख रुपए की असेट खरीदी थी, 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। However, on the date of revaluation, the market value price is 67.5 lakh and expected disposal cost is 3 lakh. What will be the treatment in case of impairment loss on the basis that fair value for the revaluation purpose is determined by market value and the value in use is estimated at? तो ये कह रखा है कि क्या करना चाहिए, क्या हो रखा है, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं ये 150 लाख रुपए की एसेट खरीदी थी 4 साल पहले, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 10% के हिसाब से 15 लाख, 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना लग गया, कि WDV आज की डेट में कितनी थी, लेकिन इसको रिवैल्यू कितना करा, P&L में ने 15 लाख ट्रांसफर कर दिया और इसकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 75 लाख आ गई। अब इसे हमें कंपेयर करना है किससे, इससे इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हम कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करते हैं, रिकवरेबल। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आती है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवरेज। वैल्यू इन यूज क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है वैल्यू इन यूज इज 60 लाख। नेट सेलिंग प्राइस क्या है, 67.5 माइनस कितना 60, दोनों में से ज्यादा क्या है, तो इन recoverable amount is less than the book value carrying amount, it means there is impairment loss. impairment loss कितना हो जाएगा, 55 minus 54, मतलब 10। तो हमसे पूछा था what will be the treatment, तो इसे हम impairment loss को P&L अकाउंट ट्रांसफर कर, ठीक है। तो ये था impairment loss से रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल थे, थ्योरी थी, तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, अच्छा अकाउंटिंग और काफी बातें हमें इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में सिखाता है।
नेक्स्ट हमारा लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा AS 29। नेक्स्ट